हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो ये लाइव प्रोसेस का पार्ट थर्ड है। इससे पहले मैं पार्ट वन एंड पार्ट टू डाल चुकी हूँ, जिसमें मैं पार्ट वन में फोटोसिंथेसिस एंड पार्ट टू में मैंने न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप पढ़ाया है। तो अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्ट आ गए हो तो इससे पहले आप पार्ट वन एंड पार्ट टू देखें, ताकि आपको समझ आए कि मैं टॉपिक में क्या पढ़ा रही हूँ। ओके, तो शुरू करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा क्या क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स को हम एसेसरी ऑर्गन्स भी कहते हैं, यानी कि ये वो ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें से फूड इनमें से होकर नहीं जा रहा होता। ठीक है, यानी कि फूड इन ऑर्गन्स में से पास होकर नहीं जा रहा होता, लेकिन ये कुछ ऐसे जो सीक्रेट कर रहे होते हैं जिनकी हेल्प से फूड का डाइजेशन हो पाता है। ठीक है, यानी कि हेल्प कर रहे हैं एक तरीक़ा से। ठीक है, कौन कौन से? लीवर, पेनक्रियास एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। लीवर हमारा क्या सीक्रेट कर रहा होता है? बाइल जूस। ओके, पेनक्रियास हमारा पेनक्रियाटिक जूस। और सलाइवरी ग्लैंड हमारे क्या? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज। ओके, तो ये हेल्प कर रहे हैं फूड के डाइजेशन में। तो एलिमेंट्री हमारे कैनाल में हमारा क्या क्या आएगा? बक्कल कैविटी, यानी कि माउथ वाला एरिया। और माउथ में क्या हो रहा होता है? हम टीथ की हेल्प से फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिससे स्टार्च का जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाती है। स्टार्च किसकी हेल्प से? सलाइवा होते हैं हमारे माउथ में, तो वो सलाइवरी अमाइलेज सीक्रेट कर रहे होते हैं, जिनकी हेल्प से स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। कितने परसेंट? 30% स्टार्च का डाइजेशन हमारा कहाँ पर हो जाता है? माउथ में हो जाता है। उसके बाद फूड कहाँ जाता है? ईसोफेगस में। ईसोफेगस एक फूड पाइप स्ट्रक्चर होती है। इसका सिर्फ काम इतना होता है कि ये फूड को माउथ से स्टमक में पहुँचा रही होती है। ईसोफेगस में फूड का डाइजेशन नहीं होता, ये याद रखना है आपको। देन फूड कहाँ जाएगा? स्टमक में। स्टमक हमारा जे शेप का होता है, जे शेप स्टमक होती है इसका। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हो रहे होते हैं। गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से? पेप्सिन, और ये एसिड भी सीक्रेट करती है, जिससे हमारा फूड एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है। और म्यूकस, म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस जो होती है ना, स्टमक एसिड बना रहा होता है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा एसिड बनाने लग जाएगा तो वो हमारी स्टमक की वॉल को भी नुकसान पहुंचाएगा ना। तो उस एसिड से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? म्यूकस करता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कहाँ मिल रही होती है? स्टमक ही कर रहा होता है, यानी कि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, वो सीक्रेट कर रही होती हैं। ठीक है, स्टमक में हमारा 50% 50% प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। किसकी हेल्प से? पेप्सिन की हेल्प से। देन कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला पार्ट क्या होता है? डिडेनम, देन जीजेनम एंड इलियम। जीजेनम में हमारा मैक्सिमम डाइजेशन होता है, ये याद रखना है आपको। फिर डाइजेस्टेड फूड से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाएगा? जीजेनम में हो जाएगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। देन जो थोड़ा बहुत बच गया है वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में। वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर विटामिन B12 का एंड सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो क्या होगा? डिडेनम में हमारे मैक्सिमम डाइजेशन होगा, जीजेनम में एब्जॉर्प्शन होगा मैक्सिमम, और इलियम में सिर्फ विटामिन B12 और साल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। देन अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा? जो भी डिडेनम से अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है और जीजेनम और इलियम से अनएब्जॉर्ब्ड फूड बच गया है, वो कहाँ जाएगा? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या पार्ट होते हैं? असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का, कुछ ड्रग्स का एंड कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, देन फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड, अब वेस्टेज जो भी बचा है वो कहाँ जाएगा? रेक्टम में। रेक्टम में कुछ टाइम तक स्टोर रहता है, कुछ टाइम तक स्टोर रहेगा,
और उसके बाद कहाँ चला जाएगा हमारा, एनस के थ्रू हम बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये था आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट की कौन से पार्ट में क्या फंक्शन हो रहा होता है। तो अब हम इसे एनसीईआरटी की लाइन से पढ़ना शुरू करेंगे और वहाँ पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी में क्या गिवन है। ओके, लेकिन उससे पहले हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं ताकि और आसानी पड़ जाए, आपको एनसीईआरटी रटनी ना पड़े। तो हम क्या करते हैं, देखो कैसे हो रहा है प्रोसेस। फूड गया माउथ में, ये बक्कल कैविटी है सारा एरिया, माउथ का एरिया जो होता है उसको बक्कल कैविटी कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर टीथ की हेल्प से फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाएगा। और जो हमारी टंग है उसका काम क्या होता है, वह फूड को मिक्स करने का काम कर रही होती है। और स्लाइवरी अमाइलेज सीक्रेट कर रही होती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स जो माउथ में होती है हमारी, तो वो क्या करती हैं, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देती हैं। तो 30% हमारा स्टार्च कहाँ डाइजेस्ट हो गया, माउथ में। अब कहाँ जाएगा फूड, अब जाएगा ईसोफेगस में। ये फूड पाइप जो है ये वाली, ये हमारी ईसोफेगस है। ईसोफेगस जो होती है ना, वो उसमें डाइजेशन नहीं होता, जो मैंने आपको बताया कि ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, इसका काम सिर्फ फूड को पास करना है। ओके, अब आप देख रहे हो इसके साइड में ये वाली जो ये जो पाइप दिख रही है आपको, ये क्या है, ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप है। इसमें क्या हो रही है, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं या हमारी CO2 बाहर जा रही है, वो ट्रैकिया के थ्रू जा रही होती है। तो ट्रैकिया में ना आप देख रहे हो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। इसका क्या काम है, ये ट्रैकिया के ऊपर लगी होती है। इसका काम ये है कि जब हम फूड को इनटेक कर रहे होते हैं ना, तो फूड हमारा ट्रैकिया में ना चला जाए, यानी कि विंड पाइप में ना चला जाए। ये ट्रैकिया को ढक लेती है जब हम फूड को इनटेक कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा फूड ईसोफेगस में ही जाता है, वो फूड पाइप में ही जाता, विंड पाइप में नहीं जाता। उसके बाद क्या होगा, फूड कहाँ चला गया हमारा, स्टमक में। स्टमक की कैसी है हमारी, जे शेप, देखो ये जे शेप है। जहाँ पर ये ओपन हो रही है, माने कि ईसोफेगस जहाँ पर आकर खुल रही है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कार्डियक। और ये वाला है हमारा बॉडी, ये वाला पार्ट होता है फंडस, और ये होता है पाइलोरिक। यानी कि ये 4 पार्ट हैं, फंडस, बॉडी, कार्डियक एंड पाइलोरिक, ये है स्टमक के पार्ट्स। ओके, तो स्टमक में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है स्टमक हमारा। स्टमक में मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है। कौन सा, पेप्सिन। पेप्सिन पेप्सिन का काम क्या है, वो प्रोटीन को तोड़ती है, यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है पेप्सिन। ओके, तो 50% प्रोटीन का डाइजेशन हमारा स्टमक में हो जाता है पेप्सिन की हेल्प से। और जो कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, देखो यहाँ पर ना ईसोफेगस और स्टमक जहाँ पर ओपन हो रहे हैं, यहाँ पर ना इस तरह से स्पिंक्टर लगे होते हैं, यानी कि गैस्ट्रो वर्ड हमारा किसका होता है, स्टमक के लिए यूज करते हैं। और ईसोफेगल यानी गैस्ट्रो ईसोफेगल इंस्पेक्टर, इनका काम क्या होता है, लिख देती हूँ, गैस्ट्रो ईसोफेगल इंस्पेक्टर, इनका काम क्या है, यानी कि जब फूड ईसोफेगस से स्टमक में आ गया है तो ये वापस ना फ्लो बैक हो जाए, इसको प्रिवेंट करने का काम होता है इनका। यानी एक तरीका से वॉल है, यानी कि बंद हो जाती है जब फूड हमारा स्टमक में आ गया, तो ये अपने आप को ये बंद हो जाते हैं ताकि फूड ऊपर की तरफ ना जाए। ओके, और इसको मैंने आपको बताया कि ये वाला एरिया है पाइलोरिक। तो जब पाइलोरिक स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो रही होती है, तो यहाँ पर भी इंस्पेक्टर लगे होते हैं। कौन से लगे होते हैं, पाइलोरिक इंस्पेक्टर। पाइलोरिक इंस्पेक्टर, इनका काम भी वही है, जब फूड हमारा ड्यूडेनम में आ चुका है तो ड्यूडेनम से वापस स्टमक में ना चला जाए, फ्लो बैक ना हो जाए, उसका काम करते हैं ये वाले पाइलोरिक वाले। ये बंद हो जाते हैं ताकि फूड आगे की तरफ ही जाए, वो पीछे ना आए। अब क्या होगा, स्टमक में हमारा 50% प्रोटीन का हो चुका है डाइजेशन, और 30% हमारा बक्कल कैविटी में हो चुका है। फिर कहाँ जाएगा फूड, जाएगा स्मॉल इंटेस्टिन में। स्मॉल इंटेस्टिन का ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, डिडेनम। डिडेनम में क्या होता है, मैक्सिमम डाइजेशन हमारा डिडेनम में हो जाता है फूड का।
ओके, यानी कि 70% जो हमारा स्टार्च बचा है, फैट बचा है, प्रोटीन बचा है, वो कहाँ चला जाएगा? ड्यूडेनम में, जहाँ पर उसका डाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन के जीजेनम वाले पार्ट में, यानी कि इस वाले पार्ट में जाएगा। हाईली कॉइल्ड होती है जीजेनम। यहाँ पर कहाँ क्या होगा? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। देन फूड का डाइजेशन भी हो चुका है मैक्सिमम, फूड का एब्जॉर्प्शन भी हो चुका है मैक्सिमम। जो थोड़ा बहुत बच गया वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में हो जाएगा। तो किसका बताया था मैंने आपको? विटामिन B12 का एंड सॉल्ट का। अब कहाँ जाएगा? अब अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड हमारा कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सीकम। एक मिनट, हाँ, इसको क्या कह रहे होते हैं? सीकम। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन पहले कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसको क्या कहेंगे? असेंडिंग कॉलन। देन कहाँ जा रही है? इधर जा रही है, तो क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स कॉलन। देन नीचे की तरफ जा रही है, तो इसको कहेंगे डिसेंडिंग कॉलन। तो ये थे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? वाटर का, आपकी 10th की एनसीईआरटी में तो सिर्फ वाटर गिवन है, लेकिन अगर आप 11th-12th में जाओगे तो वहाँ पर आपको कुछ ड्रग्स का एंड मिनरल्स का भी बताया जाएगा। ड्रग एंड मिनरल थोड़ा बहुत कहाँ पर होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाएगा। अब कहाँ जाएगा? अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि वेस्टेज हमारा कहाँ जाएगा? रेक्टम में। रेक्टम में जाएगा, यहाँ पर कुछ टाइम तक स्टोर रहेगा और फिर एनएस के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये था आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम के थ्रू प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। अब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी में क्या गिवन है। ओके, तो पढ़ते हैं। देखो, मैंने बताया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल होती है और एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक लॉन्ग होलो ट्यूब है विच कंटेन ऑर्गन्स थ्रू विच फूड एक्चुअली पासिस, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग होलो ट्यूब है जिसमें वो ऑर्गन्स होते इंक्लूड है जिनमें से फूड होकर जाता है। यानी कौन कौन से? बक्कल कैविटी, यहाँ पर लिखा नहीं है, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम और एनस, ये सारे हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। एसेसरी ऑर्गन्स में क्या कह रही है? एसेसरी ऑर्गन्स दैट हेल्प्स इन डाइजेशन बट नो फूड पासिस थ्रू देम, यानी कि मैंने जो आपको बताया कि ये कुछ ऐसे जूस सीक्रेट कर रहे होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन फूड इन ऑर्गन्स में से होकर नहीं जा रहा होता। ओके, तो वही कह रही है आपकी एनसीईआरटी की लाइन। कौन कौन से हैं? लीवर, पेनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड्स। अब देखो, ये आपका एक माइंड मैप है। पहले माउथ में जाएगा, देन फूड पाइप में, देन स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में और एनस के थ्रू वेस्टेज बाहर निकाल दिया जाएगा। अब पढ़ेंगे हम माउथ के बारे में। माउथ के बारे में क्या दे रखा है एनसीईआरटी ने? फूड इज इंजेस्टेड इनटू माउथ, यानी कि इनटेक करते हैं हम फूड को माउथ में। फूड इज क्रश्ड एंड च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। मैंने आपको बताया था टीथ की हेल्प से हम फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं? उसको क्रश करके और च्यू करके, यानी कि चबाकर और क्रश करके। ठीक है, और जो सलाइवा, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट कर रही है, उसका काम क्या है? वो फूड को गीला करता है, यानी कि वेट करता है, मॉइस्चराइजर पहुंचाता है उसको, वेट करता है, गीला करता है, ताकि उसका बोलस बन सके। ओके, तो टीथ क्या कर रहे हैं? फूड को क्रश कर रहे हैं और च्यू कर रहे हैं, चबा रहे हैं। और सलाइवा क्या कर रहा है? फूड को गीला कर रहा है। और टंग क्या कर रही है? टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड, फूड को मिक्स करने का काम कौन कर रहा है? टंग कर रही है। और सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो सलाइवा सिक्रेट कर रही है। देखो, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट सलाइवा। कौन सा सलाइवा? सलाइवरी एमाइलेज। क्या है? स्टार्च कॉम्प्लेक्स शुगर होती है हमारी, उसको माल्टोज यानी कि सिंपलेस्ट शुगर में कन्वर्ट करने का काम किसका है? स्टार्च, सलाइवरी एमाइलेज का। ओके, देन ईसोफेगस आ गया। ईसोफेगस क्या है? हमारी फूड पाइप है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मूव्स इनटू फूड पाइप। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया कि बक्कल कैविटी में सिर्फ 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है, यानी कि रिमेनिंग फूड तो हमारा वैसे का वैसा ही आ गया ना, तो यानी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रहा, तो पार्शियली डाइजेस्ट हो रहा है। तो पार्शियली डाइजेस्ट फूड कहाँ जाएगा? फूड पाइप के थ्रू
स्टमक में जाएगा। ओके, तो फूड पाइप में क्या हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल्स होती है ना, यानी कि ईसोफेगस की जो वॉल्स होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है और रिलैक्सेशन हो रहा होता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी कि ये फूड पाइप है। तो ये कभी, एक मिनट, तो ये क्या करती है, कभी ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कभी रिलैक्स हो रही है, कभी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कभी रिलैक्स हो रही है। इससे क्या हो रहा है, जैसे कि मान लो ये फूड यहाँ पर है, अब इसने कॉन्टैक्ट करा इधर को तो फूड नीचे को आ गया। अभी जब इधर को आएगी तो फूड यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये इधर को होगी तो फूड नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, फूड का मूवमेंट हो पाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कहाँ हो रहा होता है, ईसोफेगस की वॉल में। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हेयर, जो कि मैंने आपको बताया कि ईसोफेगस में फूड का डाइजेशन नहीं होता। और फूड का मूव फूड किस तरह से कर रहा है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। ये कोई एमसीक्यू आ सकता है और आया भी होगा किसी ना किसी में, आप जब आप सोल्व करोगे क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो अब कहाँ जाएगा फूड, स्टमक में। ड्यू टू पेरिस्टालिसिस मूवमेंट फूड इज पुशेस इनटू स्टमक, यानी कि पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के हेल्प से फूड को स्टमक में पुश किया जाता है। तो स्टमक में क्या है, मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं और मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी कि जो स्टमक की मस्कुलर वॉल्स होती है ना, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो क्या सीक्रेट कर रही होती हैं, गैस्ट्रिक जूस। कौन 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 सा गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट कर रही हैं, देखो, पेप्सिन। पेप्सिन सीक्रेट कर रही होती है। पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को तोड़ना। पेप्सिन एक एंजाइम है दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने का काम किसका है, पेप्सिन का। और HCl, HCl का काम क्या है, ये फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रही होती है। और क्या होती है कि फूड को डिसइंफेक्शन, यानी कि फूड को सड़ने से बचाने का काम भी किसका है, हमारा HCl का। कैसे, अगर फूड स्टमक में मान लो बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करेंगे, बैक्टीरिया अगर उसको खाने लग जाएंगे तो फूड सड़ जाएगा, तो फूड में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उस इन्फेक्शन से बचने के लिए हमारे गैस्ट्रिक जूस जो होती है वो HCl जो होता है स्टमक में, वो उस फूड को खराब नहीं होने देता, उसको इन्फेक्शन नहीं लगने देता। ओके, यानी कि इस एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा होता है। एसिडिक मीडियम आपको बताया कितना हार्मफुल होता है बैक्टीरियाज के लिए। और म्यूकस सिक्रेट कर रहा होता है। म्यूकस का काम क्या है, मान लो कि स्टमक की वॉल्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में HCl सिक्रेट करने लग जाएंगी, तो इतना एसिडिक मीडियम हो जो होगा वो हमारी वॉल्स को भी तो हार्मफुल रहेगा ना। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी हमारे पेट में होने लगेगी तो स्टमक की वॉल्स भी हार्म, उनको भी हार्म होगा, यानी कि स्टमक की जो वॉल्स है उनको भी नुकसान पहुंचेगा। तो स्टमक की इनर लाइनिंग को एसिड से प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, म्यूकस का। आई होप आपको क्लियर हो चुका हो कि गैस्ट्रिक जूस जो है वो हमारी स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रेट कर रही होती हैं। कौन कौन सी, पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को तोड़ना। एसिड का काम क्या है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना और फूड को डिसइंफेक्शन से बचाना, सॉरी फूड को इन्फेक्शन से बचाना, यानी कि डिसइंफेक्शन ऑफ फूड। और म्यूकस का काम क्या है, स्टमक की इनर लाइनिंग को एसिड से प्रोटेक्ट करना। ओके, अब क्या होगा, अब देखो मैंने आपको बताया था कि एसेसरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो कुछ जूस सिक्रेट कर रहे होते हैं। कौन कौन से, देखो लीवर जो होता है, लीवर क्या कर रहा होता है, लीवर हमारा क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। MCQ जाता है इस पर, नोट रखना इसको, याद इंपॉर्टेंट में कर लेना। लीवर हमारा है लार्जेस्ट ग्लैंड, और क्या सिक्रेट कर रहा होता है, बाइल जूस। बाइल जूस, बाइल जूस स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर, यानी कि लीवर जो बाइल जूस बना रहा होता है ना, जो सिक्रेट कर रहा होता है, वो डायरेक्ट नहीं जाता हमारी स्टमक इसमें, स्मॉल इंटेस्टिन में। स्मॉल इंटेस्टिन को जब उसकी ज़रूरत होती है तब वो गाल ब्लैडर से लेती है। गॉल ब्लैडर का काम क्या है, जो लीवर बाइल जूस सिक्रेट कर रही है उसको स्टोर करने का काम हमारा गॉल ब्लैडर का होता है। जो कैसे होता है, ये है हमारा लीवर, ठीक है, और यहाँ से आ रहा है हमारा बाइल जूस जो इसने सिक्रेट किया। कहाँ जाएगा ये जाएगा गॉल ब्लैडर में, यहाँ पर ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब जब जब स्मॉल इंटेस्टिन को नीड होगी तब वो स्मॉल इंटेस्टिन में चला जाएगा। ओके, क्लियर हो गया ये नहीं, एक बार और समझाओ। देखो,
ये लीवर है, लीवर ने बाइल जूस बनाया, यहाँ आ गया, ये यहाँ से जो सिक्रेट हुआ, यहाँ से जो सिक्रेट हुआ कहाँ चला गया, गॉल ब्लैडर में, यहाँ स्टोर हो गया। ओके, अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन को इसकी नीड होगी तब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। क्या है इसका फंक्शन, क्या है बाइल जूस का, मेक फूड एल्कलाइन। देखो HCl क्या कर रहा है, वो फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, और बाइल जूस क्या कर रहा है, उस फूड को एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। क्यों कर रहा है, जो हमारे पैनक्रियाटिक जूस होते हैं ना, वो तभी फंक्शन कर पाएंगे जब फूड एल्कलाइन होगा। ओके, तो बाइल जूस का काम क्या है, फूड को एल्कलाइन बनाना और फैट को तोड़ना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को स्मॉल टिनी पार्टिकल्स में तोड़ने का काम किसका है, फैट उसका, बाइल जूस का। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाई बाइल सॉल्ट, ये कोई लार्ज फैट है, इसको क्या कहेंगे, ग्लोब्यूल बोलेंगे, लार्ज फैट ग्लोब्यूल। इमल्सिफिकेशन हो रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है, बाइल साल्ट, बाइल जूस को ही बाइल साल्ट बोलते हैं। ये क्या करेगा, ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा इसको, जैसे ये डिवाइड हो रहा है, देखो ये बड़ा था, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि इमल्सन हो गया, टिनी फैट ड्रॉपलेट्स बन गए। ठीक है, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन गए ये फैट के। अब इसको हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो इजीली डाइजेस्ट कर पाएगी। ठीक है, तो बाइल जूस का काम क्या क्या है, फूड को एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट का इमल्सिफिकेशन करना। अब पैनक्रियाज क्या है, पैनक्रियाज एक कॉन्सेप्ट होती है, कैसी होती है, देखो इस तरह से, ये है हमारी पैनक्रियाटिक। तो पैनक्रियाज क्या करती है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है, कौन कौन से, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज। देखो मैंने ऊपर आपको बताया कि बक्कल कैविटी में स्लाइवरी अमाइलेज क्या कर रहा था, स्टार्च का डाइजेशन, तो यहाँ पर भी अमाइलेज वही करेगा। स्टार्च क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट, पैनक्रियाज सिक्रेट कर रही है इसलिए इसको पैनक्रियाटिक अमाइलेज कह दिया गया है। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा है। और लाइपेज, लाइपेज के नाम में ही देखो, लाइपेज मीन्स लिपिड, लिपिड को तोड़ रहा है इसलिए इसको लाइपेज बोलते हैं। देखो, और एज का मीन्स क्या है, तोड़ना। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, लाइपेज, लाइपेज और लिपिड सेम सेम नाम है इसके, आप इजीली याद रख पाओगे। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी वही करेगा, साइवरी अमाइलेज भी स्टार्च को तोड़ रहा था। और ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ने का काम किसका है, ट्रिप्सिन का। ओके, तो आपको याद रखने हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ये थे हमारे पैनक्रियाटिक जूस। ओके, अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी हमारी इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट करती है। ठीक है, लीवर से भी कुछ जूस मिल आ रहा है, कुछ जूस पैनक्रियाज से आ रहा है, और कुछ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी सिक्रेट कर रही होती है। उनका क्या नाम है, इंटेस्टाइन से सिक्रेट हो रहे हैं इसलिए इनको क्या कर देंगे, इंटेस्टिनल जूस। क्या काम है इनका, हेल्प्स इन फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, अब आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो साइवरी अमाइलेज यानी कि माउथ में 30% स्टार्च का हो रहा था, पहला कहाँ हो रहा था, स्लाइवरी अमाइलेज 30% का कर रहा था, किसका, स्टार्च का। सेकंड का हो रहा था हमारा स्टमक में, स्टमक में क्या हो रहा था, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस थे। कौन सा गैस्ट्रिक जूस था, पेप्सिन। पेप्सिन क्या कर रहा था, प्रोटीन को तोड़ रहा था। तो स्टमक में क्या हो गया था, 50% प्रोटीन का हमारा डाइजेशन हो चुका था। नेक्स्ट क्या आएगा, बाइल जूस क्या कर रहे हैं, बाइल जूस फैट को तोड़ रहे हैं। बाइल जूस क्या कर रहे हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट को तोड़ने का काम कौन कर रहा है, बाइल जूस। कहाँ से आ रहा है, लीवर से। स्टोर्ड कहाँ पर हो रहा है, गॉल ब्लैडर में। ओके, देन पैनक्रियाटिक जूस क्या कर रहे हैं, पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन है, ट्रिप्सिन,
किसको तोड़ रहा है? प्रोटीन को। और नेक्स्ट क्या है? लाइपेज। किसको तोड़ रहा है? लिपिड यानी कि फैट, लिपिड हम फैट को ही बोलते हैं। और पैनक्रिएटिक एमाइलेज किसको तोड़ रहा है? कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, तो अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टीन है वो क्या कर रही है? इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट कर रही है। तो फाइनल डाइजेशन में हमारी स्मॉल इंटेस्टिन के जूस हेल्प कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट जो भी मतलब बच गया है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल। ग्लूकोज क्या है? हमारा मोनोमर यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट टूट कर क्या बनेगा? ग्लूकोज। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एमिनो एसिड्स में। फैट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में। तो अब हमारी बॉडी, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होगी इसको इजीली इनसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। ओके, ये थे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड का डाइजेशन हो रहा है। अब कहाँ जाएगा? देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं। डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय वॉल ऑफ इंटेस्टीन, यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टीन की वॉल से एब्जॉर्ब किया जाता है। किससे? जीजेम और इलियम और लार्ज इंटेस्टीन की जो वॉल है। तो वॉल में क्या होते हैं? विलई होते हैं। विलई क्या होता है? देखो समझाती हूँ आपको। सपोज ये आपकी वॉल है इंटेस्टिन की, स्मॉल इंटेस्टिन की मान लो या फिर लार्ज इंटेस्टिन की, जिसको भी आपको मानना है। ठीक है, तो इसमें ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। कैसे? इस तरह से। तो ये क्या कर रहे हैं? मान लो ये फूड आ रहा है, फूड फूड आ गया, डाइजेस्टेड फूड आ गया यहाँ पर। तो इनसे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती हैं ये विलई। सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही होती हैं जिसकी हेल्प से ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाता है। ठीक है, तो विलई का क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये देखो डायग्राम बना हुआ है आपका, यहाँ पर देख सकते हो आप। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन, वही कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। और रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ। क्यों होती हैं? क्योंकि ये बहुत एब्जॉर्प्शन का काम कर रही हैं, वर्क कर रही हैं बहुत ज़्यादा, और वर्क के लिए ब्लड भी जरूरी है, तो ब्लड के लिए ब्लड वेसल्स जरूरी हैं। दैट्स वाई रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। ओके, अब क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू लार्ज इंटेस्टीन। जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बचा है वो कहाँ चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टीन में चला जाएगा। वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय इन लार्ज इंटेस्टीन बाय विलई। विलई क्या है? वही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही है। तो देखो आपकी 10th की एनसीईआरटी में सिर्फ वाटर के बारे में दिया हुआ है, लेकिन आप जब आप 11th-12th में जाओगे तो वहाँ पर आपको ड्रग और मिनरल्स के बारे में ही बताया हुआ है। ओके, तो लार्ज इंटेस्टीन में किसका हो रहा है? वाटर का हो रहा है एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्या होगा? जो अनडाइजेस्टेड यानी कि वेस्टेज जो भी बच गया है अब वो कहाँ चला जाएगा? रेक्टम में। रेक्टम से फिर वो एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके, रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी थ्रू एनस। ओके, तो ये था आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस। आई होप मैं आपको एवरी पॉइंट क्लियर कर पाई हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपना रिव्यू जरूर दें कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। ओके, अब देखो आपकी एनसीईआरटी में कुछ फैक्ट दिया हुआ है कि देखो क्या दे रखा है। शाकाहारी हम किसे कहते हैं? हर्बीवोर्स को हम शाकाहारी बोलते हैं। और मांसाहारी कौन से होते हैं? जो मांस खाते हैं, कॉर्निवोर्स। तो बोल रही है आपकी एनसीईआरटी कि जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कॉर्निवोर्स की कंपैरिजन में लार्ज होती है। यानी कि हमारी कैसी है? देखो 6.5 to 7 मीटर लॉन्ग है हमारी। ओके, हम ओमनिवोर्स में आते हैं, यानी कि हम शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। तो ये क्या कह रही है? शाकाहारी यानी कि शाकाहारी जो है उनकी जो स्मॉल इंटेस्टीन है यानी कि छोटी आंत है उस वो जो है वो मांसाहारी की स्मॉल इंटेस्टीन के कंपैरिजन में लार्ज होती है। क्यों लार्ज होती है? क्योंकि जो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं वो घास खाते हैं और घास क्या में क्या होता है? सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए लार्ज स्मॉल इंटेस्टीन की नीड है उनको। और जो कॉर्निवोर्स होते हैं वो मीट खाते हैं और मीट का डाइजेशन जो होता है वो इजी है।
कंपेरिजन टू सेलुलोज। सेलुलोज का डाइजेशन थोड़ा हार्ड है कंपेरिजन टू मीट। तो शाकाहारी जो होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उनकी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लार्ज होती है कंपेरिजन टू कॉर्निवोर्स। ओके, आपको क्लियर हो चुका होगा, यानी कि चलो आपको एक की पॉइंट दे देती हूँ। ये है हर्बीवोर्स, इनकी लार्ज होती है, किससे होती है? कॉर्निवोर से। ये आप नोट कर लेना ताकि आपको याद रहे। देखो और क्या है, मैंने आपको बताया था कि स्टमक से जो होता है, जो फूड आता है वो कैसा होता है? एसिडिक। एसिडिक। और लीवर जो सिक्रीट करती है बाइल जूस, उसका काम क्या है? फूड को एल्कलाइन बनाना। क्यों बनाती है एल्कलाइन? ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है, यानी कि जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट हो रहे हैं, पेप्सिन, सॉरी, पैनक्रियाटिक जूस जो सिक्रीट हो रहे हैं वो अपना फंक्शन कर पाए। ओके, तो ये थे आपके एनसीईआरटी के गिवन फैक्ट। आई होप आपको एवरी पॉइंट क्लियर हो चुका हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।